अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम जनाब, आज मेरे लिए शायद माइक मेरी हाइट की वजह से छोटा पड़ रहा है, लेकिन आवाज़ आ रही है जी, आ रही है ना, बेहतर है। आज इस सर सैयद अहमद ख़ान साहब की याद में जो महफ़िल सजाई है, हमारे जद्दा के अमूबा के प्रेसिडेंट जनाब काबिल एहतराम अकील जमील साहब, नायब सदर आसिम साहब और सेक्रेटरी जिनके पास कई कई डिग्रियां हैं, हमारे ज़िया मुफ्ती साहब, और यहाँ पर जो मेहमान एजाज़ी हमारे सीनियर हमारे बड़े भाई आतिफ़ हनीफ़ साहब, हमारे दूसरे भाई अज़हर इकबाल साहब और सरपरस्त सीनियर जिनको कि अभी मोस्ट सीनियर होने का ख़िताब, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो है आप लोग वाकिफ़ हैं की ज़रूरत नहीं है, जुगाड़ ज़रूर चलता है कि जब देखा दो लोग हैं, किसको वो करें, जब कुछ बोले परेशानी होगी तो दोनों लोगों को एक साथ बिठा दिया। लेकिन एक चीज़ की कमी रह गई, आपने मोमेंटो जो बनाया है, अब एक ही बनाया है, इसमें भी मैं समझता हूँ कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लिया जाए। दुनिया के हर गोशे में चिराग की तरह जलता है, दुनिया के हर गोशे में चिराग की तरह जलता है, ये सर सैयद की काविशें हैं कि आज हर अलीग सर उठा करके चलता है। यकीनन मैं और ख़ुद आप सब लोग जिस दायरे से यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि सिर्फ़ उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे आलम के अंदर एक अपनी पहचान बनाई है, और एक ऐसी यकीनन यूनिवर्सिटीज़ दुनिया के अंदर बहुत सारी होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर तालीम के साथ तरबियत भी मिलती है, और उस तरबियत के साथ वो मोहब्बत मिलती है जो आज हम देख सकते हैं कि जो भाईचारा आप मुल्क में दुनिया में कहीं भी हों, अगर कोई अलीगेरियन मिल जाता है तो ऐसा महसूस होता है कि जैसा हमारा सगा भाई कोई मिल गया हो। तो मुझे खुशी है कि मुझे अलीगेरियन AMU में तालीम हासिल करने का मौका मिला, और यकीनन जैसे भी ज़िया साहब ने फरमाया कि मेरी सियासी शुरुआत, क्योंकि मैंने आंखें जो खोली दादा मोहतरम शफ़ीक़ुर रहमान बट साहब से ट्रेनिंग ली, एक सियासी मेरा सफ़र शुरू हुआ, लेकिन AMU के अंदर जो एक प्लेटफॉर्म मिला मुझे, कैबिनेट बनने के बाद, एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट, एक्टिंग सेक्रेटरी बनने के बाद जो सियासी शऊर हासिल हुआ, तो आज मैं इस चीज़ को अल्लाह के करम से फ़ख्र से कह सकता हूँ कि दादा मोहतरम की ट्रेनिंग और AMU से मिली तरबियत से मैं अपनी कौम का और अपने अलीग भाई का सर नीचे नहीं होने देने का। आज सर सैयद अहमद ख़ान साहब की याद के अंदर सबसे पहले मैं उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ, और उनके बारे में वैसे तो हमारे भाई आतिफ़ हनीफ़ साहब ने बहुत कुछ बताया, और इस अलीगेरियन को अपने भाई को ज़्यादा बताएं तो मैं समझता हूँ कोई नई बात नहीं होगी। सर सैयद अहमद ख़ान साहब का जो जुनून था, अब से 150 साल पहले, आज के अगर हम हालात को देखें उससे कंपेयर करना एक अलग चीज़ होगी। उस वक्त जैसे बताया कि हम अपनी औरतों के लिए तालीम, बच्चों के लिए तालीम तो दूर की बात है, जो एक अवेयरनेस थी, जो जागरूकता थी, जो हमारे
भाइयों के लिए, मर्दों के लिए, बच्चों के लिए भी एक तालीम का वो देना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन उनकी एक सोच कि आने वाले मुस्तकबिल के लिए हम अपने इस कौम के अंदर जो एक एजुकेशन का गिराफ को हम बढ़ाएं, जिसके ज़रिए से हम हर जंग को जीत सकते हैं, उनकी दूरअंदेशी का हमें काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने ऐसे दौर के अंदर जिस वक्त तालीम को तवज्जो नहीं दी जाती थी, बड़ी मेहनत की और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एएमयू कोई आसानी से नहीं बना। यकीनन जब सबसे पहले एक मदरसा बनाया और उसके बाद में जब सर सैयद अहमद खां साहब रिटायर हुए तो उसको कॉलेज के अंदर तब्दील किया। लेकिन जब देखा कि फ़ंड कैसे आए, फाइनेंशियल कैसे हम इसको स्ट्रॉन्ग करें, उन्होंने इस चीज़ की भी परवाह नहीं कर की। सर सैयद अहमद खां साहब ने रामपुर के नवाब से चंदा लेने के लिए जब गए, आप लोग बहुत से लोग मैं समझता हूँ वाकिफ़ होंगे, तो जहाँ भिखारी जो गरीब लोग बैठते थे आए थे, तो उनकी सफ़ के अंदर सर सैयद अहमद खां साहब बैठ गए कि किस तरह से मैं अपनी इसकी कौम को आगे बढ़ाने के लिए मैं इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी के अंदर तब्दील करूं। अपनी बीवी के, अहलिया के ज़ेवरात को बेच दिया। और जैसे अभी बताया था कि हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो ख़त लिखा था, उसका जवाब देने के लिए अपने घर को गिरवी रख दिया। वो सिर्फ हम ये कह दें कि उनको ये कह के महदूद कर दें कि सिर्फ उन्होंने तालीम के लिए काम किया है, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने तालीम के लिए भी काम किया है और उसके साथ साथ यकीनन हमारे मज़हब के लिए भी काम किया है और सियासत में भी काम किया है। वो एक 150 साल के अंदर अगर हम देखें तो शायद अभी तक ऐसी कोई शख्सियत पैदा नहीं हुई जो सर सैयद अहमद खां साहब ने काम कर करके दिखाया। और ये हमें उनसे सीखने को मौका मिला कि किस तरह से हम इस मिशन को आगे बढ़ाएं। सर सैयद अहमद खां साहब की सोच सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं थी कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बना कर करके लोग वहाँ से फैज़ उठाएं। आज हकीकत है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उससे तालीम याफ्ता जो हो रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुसलमान ही हो रहे हैं, दूसरी मज़हब के लोग भी फैज़ उससे हासिल कर रहे हैं और दूसरे मुल्कों के बच्चे लोग भी फैज़ हासिल कर रहे हैं और पूरे दुनिया के अंदर एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे हुए हैं। अगर हमें अपने मुल्क की बात करूं, हिंदुस्तान के अंदर जो मेरा और आपका मुल्क है, यकीनन आज आप यहाँ पे रह करके अपनी जो ज़िम्मेदारियां हैं उसको अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हमें ये चीज़ भी जाननी पड़ेगी कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कि अभी तालीम के हिसाब से जो हमारी कम्युनिटी है, अभी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की बहुत ज़रूरत है। मैं अगर देखूं तो मुस्लिम्स की यूनिवर्सिटीज़ के अगर उसमें मुश्किल से 20 से 25 यूनिवर्सिटीज़ होंगी, चाहे एएमयू हो, जामिया हो, जामिया हमदर्द हो, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी हो। और अगर हम आबादी के हिसाब से देखें तो एएमयू के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हमारी आबादी 30 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन इस कॉलेज मुश्किल से 800 से 1000 के बीच में होंगे और स्कूल की तादाद शायद 20,000 के आसपास हो। तो ये अभी हमारे लिए बहुत कम है। जैसे कि आपके एसोसिएशन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, एक नारा दिया है, ईच वन टीच वन और ईच वन एम्प्लॉय वन। दादा मोहतम बख्श साहब का भी एक नारा था कि वो भी चाहते थे कि ईच वन टीच वन। अब मकसद ये है कि ऐसा नहीं है, मैं इस नारे के अंदर थोड़ा सा मेरी दरख्वास्त है, यकीनन आप मेरे मुझसे बहुत सीनियर हजरात हैं, आपने बहुत सोच समझ करके दिया होगा। मैं चाहता हूं कि ईच वन टीच वन की जगह आप इसका दायरा बढ़ाएं कि जो आदमी सिर्फ एक ही बच्चे को तालीम हासिल दिला सकता है वो एक को तालीम दिलाए, और जिसका मुकाम ऐसा है कि वो 10 बच्चों को या 20 बच्चों को तालीम हासिल करा सकता है, वो 20 बच्चों को तालीम हासिल कराए। हमारे यहाँ पर लिटरेसी अगर ग्राफ देखें तो 80% है, और उसके साथ साथ आप देखें कि लेकिन बहुत सारे आज भी हमारी बच्चियां एजुकेशन हासिल नहीं कर पाती। अगर एनरोल होते भी हैं
तो उसके बावजूद किसी न किसी वजह से उसको स्कूल कॉलेज छोड़ देते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल पोजीशन हो, अदरवाइज़ कोई दूसरा मसला हो। तो मेरी और हमारी आपकी कोशिश है कि ये होनी चाहिए। देखिए, मैं ये कहता हूँ, जो सर सैयद अहमद ख़ान साहब का जो मिशन था, हम अगर अपनी मज़हब से जोड़ें तो यकीनन हमारे दीन के अंदर भी सबसे पहले तालीम पर जोर दिया गया। पहली आयत जो नाजिल हुई थी, इक़रा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक़, तो हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर ये नहीं कि सिर्फ़ आप इस्लामिक तालीम हासिल करें, आपको इस्लामिक और दुनियावी दोनों तालीम हासिल करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारी कोशिश क्या हो सकती है? यकीनन हम आज मुल्क के आप अलग अलग कोने से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं जो इस जगह हैं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने कम्युनिटी के लिए, जो हमारे मज़हब का भी सोच है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। आज आप और हम लोग मिलकर के उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। हम अपनी यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं अपने इलाक़ों के अंदर। अगर जिसका मुकाम, जिसने अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया है, यूनिवर्सिटी खोले, जिसका कुछ कम है तो कॉलेज बनाएं, जिसका और कम है स्कूल खोलें, और अगर चाहें तो हम जो दूसरे स्कूल्स कॉलेज हैं हम उनको मदद दे करके आगे बढ़ा सकते हैं। या फिर उससे भी कम ये है कि हम अपने देखें कि अपनी कौम के अंदर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, चाहे एएमयू में देख लें या अदरवाइज़ दूसरी जगह देख लें, जो पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहे, हम उनकी वैसे मदद कर करके आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यकीनन हमें ये चीज़ सोचनी होगी और करनी भी, इसको अंजाम भी देना होगा। आज के हालात के अंदर जो सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने पहले सोचा था कि आने वाली हमारी नस्लें जो अपने हक़ के लिए, मुझे शायद चम्मच वगैरह की बर्तनों की आवाज़ आ रही है, मैं अपनी बात को मुख्तसर करूँगा, लेकिन मुझे पता है हमारे अली भाई हर चीज़ में आगे हैं, लेकिन उनकी एक कमज़ोरी है, सर सैयद के डिनर के टाइम पर थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होने लगता है। तो हमें ये देखना होगा कि हम अपने इस कम्युनिटी को, जो सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने सोचा था कि हमें अपना हक़ हासिल करने के लिए, हमें अपने हक़ को लड़ने के लिए, हमें अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमें किस तरह से आगे बढ़ना होगा। और अगर हमें किसी जंग को जीतना है तो यकीनन वो जंग हमारी कलम की ऐसी जंग है, हमारे पास ताकत है। अगर हमारे पास कलम की ताकत है तो अल्लाह के करम से हम हर जंग को जीत सकते हैं। मेरी हमारे आप अमूबा के सदर साहब से भी बात हो रही थी कि हम किस तरह से अपने मुल्क के अंदर गवर्नमेंट सर्विसेज में कैसे आएँ। तो मैंने एक अंदाज़ा किया कि हमारे कौम के जो नौजवान हमारे भाई हैं, वो पहले ही भाई हैं या बहन हैं, वो पहले ये हिम्मत हार लिया करते थे कि हमारा गवर्नमेंट सर्विस के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और इस वजह से बहुत से लोग अप्लाई ही नहीं करते थे। लेकिन मैं इस बात को बहुत मजबूती के साथ कह सकता हूँ, और आज के हालात के अंदर चाहे सरकार कोई सी भी रहे, अगर हम अपने बच्चों को तालीम दिलाने के साथ साथ इस चीज़ पे भी फोकस करें, ज़ोर दें कि आप कोशिश करें कि किस तरह से हम गवर्नमेंट सर्विस में अगर आप अप्लाई करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका नंबर आएगा और आप उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन अगर हम किसी जंग को लड़ने से पहले हिम्मत हार लें तो यकीनन उस जंग को तो हम जीतने का कोई काम ही नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमारे अंदर हिम्मत है, जज्बा है, तो हम उस जंग को जीतने की ज़रूर हिम्मत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उस जंग के मैदान को जीतेंगे भी। हमें हालात के हिसाब से चलना पड़ेगा, और यकीनन तालीम हमारे साथ एक ऐसा ज़रिया है जो हम एजुकेशन हासिल करने के बाद ऐसा नहीं कि हम नौकरी करेंगे अगर तो तभी हमें एजुकेशन सीखनी है। अगर हमें अपना कारोबार भी संभालना है तब भी एजुकेशन की बेपनाह ज़रूरत है। आज हमारी बहनें अगर एजुकेशन हासिल करने के बाद जब घर में अपनी बच्चों की तरबियत करेंगी तो उसका तरबियत करने का ज़रिया ही अलग होगा। तो इसलिए बार बार तालीम के ऊपर फोकस करने की बेपनाह ज़रूरत है।
और मुझे उम्मीद है कि ईच वन टीच वन और ईच वन एम्प्लॉय वन, मतलब अगर अलीग के अंदर तो आप ये नारा नहीं भी दें ईच वन एम्प्लॉय वन, तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी मुल्क के अंदर उनको ये महसूस होता है कि सामने वाला हमारा भाई अलीग है और वो उसकी कलम से मदद हो सकती है नौकरी देने की, तो यकीनन वो इस चीज़ की परवाह नहीं करेगा। वो उनकी पूरी कोशिश ये रहेगी किसी तरह से मैं इसको इस नौकरी को हासिल करा दूं कि वो यहाँ पर आ जाए। तो मेरे यहाँ पर अलीग हज़रात जो मौजूद हैं, आप पहले हमने ये देखा था जगह जगह जहाँ सर सैयद डे मनाते थे तो सिर्फ वो एक महदूद रह गया था कि वो चीफ गेस्ट को बुलाया, गेस्ट ऑफ ऑनर्स को बुलाया, स्पीच हुई और उसके बाद डिनर हुआ, ख़त्म हो गया। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, दायरा जो है, और इसमें जो एसोसिएशन है वो दूसरी तरफ भी गौर व फिक्र कर रही है कि किस तरह से हम आज अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग, एक मेरा मशवरा है और इंशाअल्लाह कभी फिर बैठूंगा तो और भी खुल कर के बात कर सकता हूं, कि आपकी तरफ से एक कोचिंग सेंटर भी चलने चाहिए। वो इस वजह से, एक तो कैरियर गाइडेंस के लिए भी आप एक शुरुआत कर सकते हैं, उसके अलावा कोचिंग सेंटर जो एंट्रेंस के लिए हों और उसके अंदर बच्चे, ऐसा नहीं कि उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलाएं, उसके अंदर जो साहिब हैसियत हैं उनसे पैसे ले सकते हैं, और जिसको आप ये महसूस करें कि वो सिर्फ पैसे नहीं होने की वजह से नहीं तालीम हासिल कर पा रहा या कोचिंग हासिल नहीं कर पा रहा, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। और ये ज़रिया आपका एक सवाब का भी होगा और दूसरा उसकी जो दुआएं होंगी, यकीनन अल्लाह उनकी दुआओं से आपको किस मुकाम पर पहुंचा दे आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप कोचिंग सेंटर भी चलाएं और अपने मुल्क के जिस हिंदुस्तान में आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, जिस कोने से, ऐसा नहीं है कि अपनी अपनी जगह पर आप उसको आगे बढ़ाने के लिए क्वालिटी भी हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें सिर्फ एक ये स्कूल कॉलेज खोलने से सिर्फ हम सोच लें कि बच्चा आए, एजुकेशन हासिल करे और चला जाए। हमें उसका एजुकेशन का जो है क्वालिटी को भी मेंटेन करना पड़ेगा कि जो तालीम हासिल करे उसके बाद में वो किसी अच्छे मुकाम पे पहुंच भी सके, और जिससे कि आने वाले वक्त के अंदर हमारी कम्युनिटी का, हमारे मुल्क का नाम रोशन कर सके। आज मैंने ये देखा कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि मुझ नाचीज़ को आपने इस मुकाम पे यहाँ आने का मौका दिया कि जिससे कि मैं आपके दरमियान में आकर के सर सैयद अहमद ख़ान साहब के ऊपर रोशनी डाल सकूं और आप लोगों से रूबरू हो सकूं। मेरी इस टाइम जो प्रोग्राम था वो ये पहले 6 दिन का था, लगभग 1 हफ़्ते का था, लेकिन मजबूरी मेरी साथ में ऐसी रही मसरूफियात के, जो हमारे यहाँ बाई इलेक्शन चल रहा है वो 13 तारीख थी पहले, लेकिन उसको डेट एक्सटेंड कर दी इलेक्शन कमीशन की तरफ से और उसको 20 कर दिया गया। लेकिन हमारे नूरुद्दीन साहब जो मेरे बड़े हैं, सरपरस्त हैं, करीबी हैं, उनका हुक्म था कि नहीं आपको आना ही है, तो इसलिए मैंने उस प्रोग्राम को मसरूफियात में से कैसे भी करके 2 दिन के लिए हाज़िर हुआ हूँ। और अल्लाह का शुक्र है इस जगह पर मैं समझता हूँ हर आदमी आना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रोग्राम ही अटेंड नहीं करना बल्कि प्रोग्राम के साथ साथ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत होना, उम्रा होने का मौका मिल रहा है, तो कौन छोड़ना चाहेगा ऐसी जगह आने से। लेकिन मैंने यकीनन एक रिकॉर्ड भी बना दिया, अलीग भाई वैसे कभी पीछे तो नहीं रहते, कि और हमारे नूरुद्दीन साहब का साहत रहा कि एक ही दिन के अंदर अल्लाह करम से उम्रा भी कर लिया और उसी दिन मदीना मुनव्वरा के अंदर हाज़िरी भी मेरी हो गई आप लोगों की दुआओं से। तो और एक चीज़ मैंने देखा है कि हमारे AMU के अंदर जो ख़ासियत मैंने कहा तालीम की है या तरबियत की है, आप लोग जानते होंगे, अगर पूरे दुनिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा डॉक्टरेट की डिग्री दी जाती है तो वो AMU के अंदर दी जाती है। एक साहब डॉक्टरेट की मैं जो बता रहा हूँ उस पर तस्करा करता हूँ। एक साहब हमारे आए अलीगढ़, वो रेलवे स्टेशन पे उतरे। अब वो जैसे ही रिक्शे उन्होंने करा कि साहब
जाना है हमें ज़ियाउद्दीन, क्या लोगे? तो रिक्शे वाले ने कहा कि डॉक्टर साहब 15 रुपये लूँगा। तो उन्होंने एकदम से ना बार्गेनिंग करी, बोले ठीक है चलो। फिर और आ करके उन्होंने 15 की जगह 20 का नोट दिया। उस टाइम 15 रुपये की भी काफ़ी अहमियत थी, और पैसे वापस नहीं लिए। फिर आकर के उन्होंने कहा अपने साथी से, दोस्त से, अरे भाई ये तो बड़ी हैरानी है कि मैं यहाँ पर अभी मेरा टेस्ट में, मेडिकल में, उसमें मेरा नंबर आया है, लेकिन उन्हें रिक्शे वालों को भी पता था कि मैं डॉक्टर के लिए डिग्री हासिल करने के लिए आया। तो उन्होंने बताया कि ये ऐसा नहीं, सभी को डॉक्टर की डिग्री यहाँ पर दे दी जाती है। और फिर उससे ज़्यादा खासियत, आप बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको भी डॉक्टर का खिताब मिल जाता है एमयू के अंदर जो है। फिर एक और वाक़या सुनाऊं। एक मुमताज़ के अंदर, मुमताज़ हॉल में सुबह को जब स्वीपर आता था, तो पहले तो डिग्री जो है हमारे यहाँ के बेरर भी दे देते हैं, कह रहे डॉक्टर साहब चाय लेंगे, क्या लेंगे। उसके अलावा डिग्री उन लोगों को जो दी जाती है उस चीज़ पर गौर करें। मुझे भी सुन के बड़ी हंसी आई। हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने ये वाक़या सुनाया कि जब स्वीपर सुबह को सफाई करने के लिए आए, तो उन्होंने कहा, बोले ठीक है डॉक्टर साहब बोले कर दिया, मैं जाऊँ। अरे नहीं, बोले अरे डॉक्टर साहब ज़रा इसके बेड के नीचे से और सफाई कर दो ज़रा, ये रह गया है। तो स्वीपर को भी डॉक्टर साहब का खिताब उन्होंने दे दिया। खैर, मैं आज इस मौके पर अलीगढ़ के मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अपने सीनियर हजरात से रूबरू होने का मौका मिला है। मुझे बड़ी खुशी है और मसर्रत है, और इंशाअल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सर सैयद अहमद ख़ान साहब के इस मिशन को यकीनन आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाने के लिए जो भी उनकी ख्वाहिशात थी, जो कोशिश थी, उसको आप बीच में छोड़ने के नहीं हैं। सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने, आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे कि एक वक्त ऐसा था जब अंग्रेज़ों ने जब कुछ गलत किया तो उन्होंने एक वो भी लिखा था, मेरे इसमें जहन में आ रहा है, हिंद के नाम से कोई था, जो उन्होंने असबाब हिंद, असबाब बगावत हिंद के नाम से, उनके अंदर डर और खौफ नहीं था किसी तरह का। उन्होंने ये दिखाया कि आप अपनी कौम के लिए आप उनको तालीम की रोशनी भी दिए और सियासी शऊर भी आप हासिल करिए। और उन्होंने जो चीज़ जाहिर करी, यकीनन बाद में इस चीज़ के लिए उन्होंने ये जब लिखा तो लोगों ने माना और इस चीज़ को महसूस किया कि सर सैयद अहमद ख़ान साहब अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के अंदर जो रोल अदा कर रहे हैं, जबकि उन पर काफ़ी सारे फतवे भी लगे, लेकिन इस चीज़ की भी उन्होंने परवाह नहीं की। आज मैं अपनी बात को बस यहीं ख़त्म करता हूँ, और इंशाअल्लाह ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में किसी न किसी मौके पर हमारी फिर से मुलाकात होगी। और मैं अपनी बात को, एक शेर जो था मैं वो पढ़ना चाहता हूँ, ख़ास तौर से सैयद अहमद ख़ान साहब के ऊपर ही था और आप लोगों पर। ए अलीग ए जवा किस्मत दबिस्तानी कुहन, ए अलीग ए जवा किस्मत दबिस्तानी कुहन, अक्ल के फानूस से रोशन है तेरी अंजुमन, हश्र के दिन तक फला फूला रहे तेरा चमन, तेरे पैमानों में लर्जा है शराब इल्म फ़न, रूहे सर सैयद से रोशन तेरा मैखाना रहे, रहती दुनिया तक तेरा गर्दिश में पैमाना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।